जय हिंद, जय जवान, जय किसान। मेरे देश के सभी नौजवान साथियों, मैं एक किसान होने के नाते मैं आप लोगों से कुछ पूछना चाहता हूं कि आज 72 सालों के बाद हमारे देश में गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी क्यों है? क्योंकि यही मेरा बार बार प्रश्न होता है। तो आप लोग भी ये सोचते होंगे कि बार बार का प्रश्न यही क्यों होता है। क्योंकि आज हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी, भुखमरी, कुपोषण। आज हमारे देश के अंदर समाज का परिवर्तन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमारी देश की जो सरकारें हैं वह खुद चाहती हैं कि हमारे देश के 100% लोगों में से 99% लोग गरीब, लाचार और बेबस बने रहें। आप देखते होंगे कि हमारे देश कृषि प्रधान देश होने के बावजूद हमारे किसानों की स्थिति, मजदूरों की स्थिति बद से बदतर होती है। आप देख लीजिए कि इधर चारों तरफ से धान लगा हुआ है। आप देख लीजिए धान लगा हुआ है, इसमें इतनी ज़्यादा लागत लगाकर लोग खेती करते हैं, लेकिन अभी बरसात नहीं हो रही है, मौसम निकल गया है। देखिए इसकी सिंचाई की जा रही है। देखिए ये पाइप लगा हुआ है, 100 रुपये घंटे देकर सिंचाई की जा रही है, लेकिन इसकी जब लागत मिलना होता है तो लागत भी नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारे देश के अंदर जो सरकारें चल रही हैं, कहने के लिए तो लोकतांत्रिक हैं, लेकिन ये लोकतांत्रिक न होकर ये पूर्ण रूप से राजतांत्रिक सरकारें चल रही हैं। आप देखते होंगे कि सदैव आज से नहीं, आज 72 सालों से लगातार जब भी शोषण होता है, जब भी अत्याचार होता है, जब भी अत्याचार होता है, केवल किसानों पर, मजदूरों पर यानी आम प्रजाओं पर होता है। जब भी महंगाई की मार पड़ती है, आम जनता पर पड़ती है, देश के नेता और नौकरशाह और अफसरशाहों पर कभी नहीं पड़ती है। आप देखते होंगे आए दिन डीजल का दाम बढ़ता है और लोग बिलबिलाते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन देश के नेता और अधिकारियों को डीजल से कोई लेना देना नहीं है। सांसद से लेकर के, विधायक से लेकर के जितने भी अधिकारी रैंक के लोग हैं उनको गाड़ियां भी मिलती हैं और उनका डीजल भी महीने भर के मिलता है। वो चाहे 1000 रुपये लीटर हो जाए, लेकिन उनको फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन किसान को तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उसकी भरपाई किसानों को और मजदूरों को ही करनी पड़ती है। तो आज हमारे देश में बार बार जब लोग पीड़ित होते हैं, प्रताड़ित होते हैं, तो वह केवल सत्ता बदलने की कोशिश करते हैं कि इस बार फला पार्टी की सरकार रही है, लोगों को परेशान किया है, तो अब इस बार सरकार अगर हम बदल देंगे तो हो सकता है कि लोगों का भला हो जाए। लेकिन सरकारें बदलती रहती हैं। कहा जाता है कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन लोगों की व्यवस्था बदलती नहीं है। इसलिए सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है। आज अगर देश को ज़रूरत है तो केवल व्यवस्था परिवर्तन की ज़रूरत है। मैं यह कहता हूं कि अगर 3 मुद्दे पर केवल अगर देश के अंदर अगर काम हो जाए तो हमारे देश के सारे लोग सुखी और संपन्न हो जाएंगे। पहला मुद्दा ये होगा कि जो हमारे देश की लोकतांत्रिक सरकारें बनती हैं वह केवल किसान और मजदूरों की वोट से बनती हैं और उन्हीं के भलाई करने के लिए बनती हैं। लेकिन सरकारें तो बनती उनकी भलाई के लिए हैं, लेकिन करती हैं उनकी बुराई। यह मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। तो सभी फेसबुक मित्रों से मेरा हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन है कि इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें, क्योंकि आपका जो दर्द होता है, जो किसान का, जो मजदूर का दर्द होता है, उसको हम बयां करते हैं तो ये मीडिया वाले कभी दिखाने का काम नहीं करते हैं। जन जन तक आप लोगों को पहुंचाने की ज़रूरत है और व्यवस्था परिवर्तन में हर घर के हर हाथ की ज़रूरत है, हर व्यक्ति की ज़रूरत है, तभी देश में व्यवस्था परिवर्तन हो सकती है। अब वह व्यवस्था परिवर्तन क्या है मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर व्यवस्था परिवर्तन आप लोगों को अच्छा लगे तो आप मेरे साथ जुड़ें। आप मेरे साथ मत जुड़िए, मैं आपके साथ जुड़ के काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं किसी संगठन से नहीं हूँ, मैं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। तो आप लोगों से करबद्ध निवेदन है कि मेरा अभी जो नंबर वीडियो पे ऊपर मैं लगाऊंगा, उस नंबर पर आप लोग, वह मेरा व्हाट्सअप नंबर और कॉलिंग नंबर होगा, उस पर आप लोग मैसेज करके अपना ज़िला और अपना नाम और अपना प्रदेश, केवल यही 3 चीज़, बाकी गांव का पता नहीं चाहिए, अपना नाम, ज़िला और राज्य ज़रूर लिखिएगा। अगर आप लोगों हमारे साथ या अपने साथ मिलकर अगर काम करना चाहते हैं
तो मैं यह चाहूँगा कि आप मुझे जोड़ने की कोशिश करिए और मुझसे जुड़ने की कोशिश करिए, और आप मेरे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजने की कोशिश करिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने की भी कोशिश करिए। आपसे मेरा पहला मुद्दा यह होगा कि आज देश के अंदर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, जब वह चुनाव आता है तो चुनावी वायदे पेश करते हैं और उनके सारे वायदे खोखले होते हैं सरकार बनने के बाद। तो मैं यह कहना चाहूँगा आप लोगों से कि जो भी राजनीतिक पार्टियां हों, वो जब भी चुनाव लड़ें तो उनका एक चुनाव आयोग के पास उनका घोषणा पत्र जमा कर देना चाहिए। और जब चुनाव आयोग के पास घोषणा पत्र जमा हो जाए और अगर वह पार्टी सत्ता में आती है तो उसका अगर किया हुआ वायदा 70%, 80%, 100% तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन 80% अगर वह वायदा पार्टी पूरी नहीं कर पाती तो उस पार्टी का रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाना चाहिए और उस पार्टी के जितने भी सांसद और विधायक हैं उनको अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। वह कभी किसी भी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव न लड़ पाएँ, इसलिए कि ये जब जनता के द्वारा वोट लेके सत्ता में आते हैं और अपने किए हुए वायदों को पूरा नहीं कर पाते, तो जब उस पार्टी की सरकार चली जाती है तो यही सांसद विधायक दूसरे पार्टियों से जाके टिकट लेके चुनाव लड़के फिर जनता को ठगने का काम करते हैं। तो इन पर यह प्रतिबंध लग जाना चाहिए कि इनको अयोग्य घोषित कर दिया जाए, इनकी पेंशन बंद हो जाए और इनको फिर दोबारा किसी भी पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ने का कोई अधिकार न हो, उसको समाप्त हो जाए। तो यही नेता और सांसद अगर ऐसा कानून बन जाएगा तो ये जिस तरीके से वोट मांगने आते हैं हाथ जोड़ के गाँव गली और घरों में, उसी तरीके से 5 साल अपनी योग्यता बचाने के लिए जनता के बीच में या तो काम करेंगे और या तो जनता के लूटने वाले जो लोग होंगे वह चुनाव क्षेत्र से बाहर चले जाएंगे, वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो व्यक्ति ईमानदार होगा वही चुनाव लड़ने आएगा। और यह योजना सांसद से लेकर विधायक से लेकर जिला पंचायत से लेकर ग्राम प्रधान तक की होगी। ग्राम प्रधान और जिला पंचायतों को शपथ पत्र देना होगा कि वो गाँव के लिए क्या करेंगे। उस शपथ पत्र पर दिए गए वादे अगर 80% नहीं पूरा करते तो उनको भी जेल जाने की तैयारी होनी चाहिए। यह पहला मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा यह होगा कि हमारे देश के अंदर जो भी किसान हैं, जो भी मजदूर हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं प्राइमरी स्कूल में, मिडिल स्कूल में, सरकारी कॉलेज में, और जो भी बड़े अफसर साह हैं, राजघराने के लोग हैं, कारपोरेट घराने के लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं मॉडर्न स्कूल में, पब्लिक स्कूल में और इंग्लिश मीडियम स्कूल में। तो वो उनका टैलेंट ज़्यादा होता है और हमारे बच्चों का टैलेंट कमज़ोर होता है। जो सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले लोग हैं, यह सरकार की नाकामी है कि उनके टीचर या तो पढ़ाते नहीं हैं, या तो टीचरों की संख्या पूरी नहीं हो पाती है, या टीचरों की संख्या नहीं होती, या तो सरकार की साजिश है कि इनको पढ़ाना ही नहीं है, ये मजदूर के बच्चे हैं तो इनको मजदूर ही बनाना है। अगर शिक्षा अलग अलग है, गरीब के बच्चे अगर गरीब स्कूल में पढ़ते हैं, अमीर के बच्चे अमीर स्कूल में पढ़ते हैं, तो फिर कंपटीशन की परीक्षा समान क्यों होती है? कंपटीशन की परीक्षा भी अलग होनी चाहिए। अब अगर कंपटीशन की अगर परीक्षा अलग नहीं है तो चाहे बच्चे हमारे मॉडर्न स्कूलों में पढ़ें, चाहे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ें, चाहे पब्लिक स्कूलों में पढ़ें, लेकिन फीस सेम होनी चाहिए। जो सरकारी फीस है वही पब्लिक स्कूलों की फ़ीस होनी चाहिए, वही मॉडर्न स्कूलों की फ़ीस होनी चाहिए। और आगे जब उच्च शिक्षा की बात आती है तो जब हमारे बच्चे MBBS करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, IIT करना चाहते हैं, MTech BTech जो भी करना चाहते हैं, तो जब वो कंपटीशन में बैठते हैं तो उनकी मेरिट लाजमी है कि लो हो जाती है, क्योंकि उनको न तो कोचिंग मिल पाती है, न सही किताबें मिल पाती हैं। तो जब उनकी मेरिट लो हो जाती है तो उनको प्राइवेट कॉलेज पकड़ा दिए जाते हैं, जहां 10 लाख से लेकर 80 लाख रुपए फीस लगती है, जो कि किसान और मजदूर के बच्चे कभी नहीं पूरा कर पाते हैं। खास करके मैं देश के जितने बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, मैं उन विश्वविद्यालय के छात्रों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोगों को एक आंदोलन चलाना होगा मेरे साथ, या मैं आपके साथ आंदोलन चलाने के लिए तैयार हूं कि चाहे हमें सरकारी विद्यालय मिले और चाहे प्राइवेट विद्यालय मिले, लेकिन फीस सेम होनी चाहिए। चाहे MBBS हो, चाहे BTech हो, चाहे MTech हो, चाहे BE हो, चाहे जो हो, सरकारी कॉलेज मिले चाहे प्राइवेट कॉलेज मिले। जैसे सरकारी कॉलेजों में आज 2.5 लाख रुपए में MBBS कराया जाता है, 2.5 लाख रुपए में 5 साल का या जो भी कोर्स है, और वही सरकारी कॉलेज में 80 लाख रुपए लगता है। तो हमारे किसान के बच्चे कभी 80 लाख रुपए नहीं दे सकते।
25 लाख रुपए इंजीनियरिंग के लिए नहीं दे सकते तो फीस सामान्य होगी। ये सरकार की कमियां हैं। जितने लोग कॉलेज खोले हैं सरकार उनको कॉलेज की बिल्डिंग का किराया देगी और टीचरों की फीस देगी, बाकी बच्चे जो है वही सरकारी फीस देंगे। यह सरकार जैसे आज देख लीजिए बैंक चलते हैं देश के अंदर, सारे के सारे बैंक किराए के कमरे में चलते हैं 90%। उसी तरीके से आज जितने कॉलेज चल रहे हैं सरकार उस सारे कॉलेजों को किराया दे और बाकी जो उनकी फ़ीस है वह सरकारी फ़ीस लगेगी, बाकी फ़ीस सरकार वहन करेगी। यह एक आंदोलन चलना चाहिए और जो लोग इस आंदोलन को चलाना चाहते हैं विश्वविद्यालय के जितने छात्र हों वो भी अपने विश्वविद्यालय का नाम और अपना नंबर और ज़िला और राज्य ज़रूर कमेंट करें। मैं उनसे हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन करता हूं। और तीसरा मुद्दा हमारा यह होगा कि गांव गली में रहने वाले लोग जो भी किसान और गरीब और मजदूर हैं वह पूरी ज़िंदगी अपने बाजुओं की ताकत लगाकर देश को ज़िंदा रखने का, अर्थव्यवस्था बनाने का और धन पैदा करने का काम करते हैं। और 50 साल के बाद जब उनके बाजुओं में ताकत नहीं रह जाती और वो कर्जदार बने रहते हैं, जिस तरीके से हमने आपको दिखाया कि खेती इतनी लागत लगाने के बाद भी किसान घाटे में हमेशा जा रहा है, तो वह कर्जदार होता है तो बुजुर्ग अवस्था में उसकी परवरिश बच्चे नहीं कर पाते हैं, वह अपने बच्चों की परवरिश में लग जाते हैं। तो उन किसानों को 6,000 रुपये हर महीना पेंशन मिलना चाहिए और वह पेंशन सरकार के बजट से नहीं आनी है, वह पेंशन किसान के बजट से आएगी। और कैसे आएगी वह मैं बताऊंगा, इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा। सरकार के ऊपर 1 रुपये का भी असर नहीं पड़ेगा। और हमारा अंतिम और चौथा मुद्दा ये होगा कि आज लोकतंत्र में कहा जाता है कि लोकतंत्र में जो सरकार होती है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के नौकर होते हैं और जो अधिकारी होते हैं वो भी जनता के नौकर होते हैं। आप देख लीजिए, अगर IAS अफसर होगा तो उसको कहा जाता है लोक सेवा आयोग। लोक माने होता है जनता, सेवा माने सेवा करने वाला, जनता की सेवा करने वाला। जो अधिकारी होते हैं वो जनता की सेवा करने वाले होते हैं, लेकिन वो जनता की सेवा नहीं करते, वह जनता की शोषण करते हैं। सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जाती है उन योजनाओं का यह जो है गड़बड़ झाला करते हैं, यही अधिकारी करते हैं, यही कर्मचारी करते हैं। और जब आम जनता शिकायत करती है तो जांच के नाम पर सरकार तमाम कमेटियां बना रखी है। अगर एक सांसद की जांच करानी हो, एक विधायक की जांच करानी हो, IAS अफसर की जांच करानी हो, कर्मचारियों की जांच करानी हो तो आयोग बनती है, वह आयोग होती है सरकारी। तो ये बताइए कि जो सरकारी आयोग होगी वह सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कभी जांच करेगी? कभी जांच नहीं करेगी। यह एक साजिश है देश की 100 करोड़ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए। 100 करोड़ यानी 100 करोड़ में किसान, मजदूर, गरीब लोग हैं, केवल उनका शोषण करने के लिए यह सारी जांच कमेटियां बनी हैं। कमेटी जो होगी उसमें न तो लोकपाल होगा, न जन लोकपाल होगा, न तो कोई CBCID होगी, न कुछ होगी। ये CBCID की जो भी जांचें होंगी ये अपने सरकारी विभागों की जांच करें। आम जनता से जुड़ी हुई जो जांच होगी उसके लिए आम जनता के द्वारा जांच कराई जाएगी। अगर किसी गांव के लोग किसी अधिकारी के साथ अगर शिकायत करते हैं तो वह सही है या गलत है, उसके लिए कर्मचारी जांच नहीं करेंगे, अधिकारी जांच नहीं करेंगे। उसके लिए जनता से वोट दिलाना होगा, जनता वोट देगी। अगर किसी गांव में अगर शिकायत हो गई तो एक जो है अधिकारी आएगा, उसके सामने मतपेटी रखी जाएगी और उसमें वोट डाला जाएगा कि वास्तविक में अधिकारी या घोटाला या गड़बड़ झाला किया है कि नहीं है। तो वह जब वोट काउंटिंग होगी, वोट काउंटिंग होने के बाद उसका नेट पर लोड कर दिया जाएगा कि अधिकारी वास्तविक में घूसखोर था। वहीं तुरंत अगर था तो उसके लिए जो है लोग वह प्रमाण पत्र लेके अदालत की शरण लेंगे और उस कर्मचारी और अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लेकिन जो जांच करने वाले अधिकारी आते हैं वह जनता के सामने तो जांच कर लेते हैं, लेकिन जो अपनी रिपोर्ट वहां पेश करते हैं, अगर 10 करोड़ या 5 करोड़ या 10 लाख का जो भी घोटाला होता है तो उसमें अगर जो है कुछ % उनको मिल जाता है तो क्लीन चिट दे देते हैं। तो व्यवस्था परिवर्तन चाहिए और उस व्यवस्था परिवर्तन के लिए हम लोग जो है देश के अंदर से क्रांतिकारी नौजवानों को आगे आना होगा और इस क्रांति को आगे बढ़ाना होगा। आज देश के अंदर तमाम संगठन बने हुए हैं, कम से कम 10,000 20,000 से ज़्यादा संगठन बने हुए हैं, लेकिन सारे संगठनों को यही राजघराने के लोग चलाते हैं फंडिंग करके, जो कि ये जनता को गुमराह करते हैं। जनता का जो गुस्सा है
वह एक तो धरना प्रदर्शन और आंदोलन करके इन संगठनों के माध्यम से निकाला जाता है, और लेकिन उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि ये संगठन वाले यही राजघराने लोगों से मिले होते हैं, राजनीतिक पार्टियों से मिले होते हैं। तो मैं यह चाहता हूँ कि हर गांव से, हर गली से जब एक चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, आशा फुल्ला खान, सुखदेव, राजगुरु जैसे जब लोग निकल के आएंगे सामने, तो ये जो अधिकारी और कर्मचारी हैं या ये जांच करने वाले हैं, इन लोगों की सत्ता परिवर्तन की ज़रूरत नहीं है, व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है, और वह व्यवस्था परिवर्तन हो के रहेगा। और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को आगे बढ़ाते रहें और अपना नंबर और ज़िला और राज्य कमेंट करते रहें। अगर इस मिशन को आगे कामयाब करना है, आगे लागू करना है, तो यह मीडिया आपकी मदद नहीं करेगी। मुझे आप लोगों से निवेदन है कि इसको आप कम से कम करोड़ों की संख्या में लोगों तक पहुंचाइए और उनको जागरूक करिए कि आपको आज सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन करने की ज़रूरत है। और इसी के साथ मैं आप लोगों से पुनः निवेदन करता हूं कि अभी मैं आपको पोस्ट के ऊपर अपना मोबाइल नंबर देता हूं, अपना नाम, ज़िला और जो है कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा और व्हाट्सएप नंबर में भी देते रहें, ताकि मैं आपके नंबर को सेव करूं और आपसे पुनः संपर्क करता रहूं। इसी के साथ आप लोगों से मेरा पुनः निवेदन है, वंदन है, अभिनंदन है। जय हिंद, जय भारत।